Hello everyone, welcome back to the channel and today we will continue the series of the rise of nationalism in Europe, lecture number 4. ठीक है, कैसा लग रहा है सीरीज कमेंट में बता देना। और इस लेक्चर में अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा था हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कहाँ से पढ़ने वाले थे? हम एक टॉपिक पे छोड़ के गए थे, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया है वो कैसे इमर्ज हुआ, कैसे आया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। मैंने कुछ बताया था एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट चलाने वाले, और न्यू मिडिल क्लास, एक नई मिडिल क्लास बन के आ रही थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सोशली भी और पॉलिटिकली भी क्या, एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब ऐसी एरिस्टोक्रेसी जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके पास जो मिनिस्टर्स हैं राजा के, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो वो सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से क्या थे, डोमिनेंट थे। ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट में उनका डोमिनेशन था। जैसे वो चाहते थे वैसे गवर्नमेंट वर्क करती थी। यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और वो जो लोग थे दे वर यूनाइटेड, मतलब एक साथ थे। किससे? एक कॉमन वे ऑफ लाइफ। उनके अंदर एक यूनिटी थी जो किससे आती थी? कॉमन वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका दोनों का, मतलब बाकी हर एक एरिस्टोक्रेसी का जो भी पूरे कंटिनेंट में अलग अलग कंट्रीज की एरिस्टोक्रेसी, उन सबके वे ऑफ लाइफ बढ़िया थी। ठीक है, जो रीजनल डिविजन्स के परे जाती थी। हर एक रीजन में हमने क्या देखा था पिछले वीडियोस में कि हर एक रीजन में लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, फेस्टिवल्स अलग, सेलिब्रेशन का तरीका अलग। बट एक चीज होती है, जैसे अगर आप इंडिया में देखिए तो इंटरकास्ट मैरिज कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, होने ही नहीं देते लोग। बट कहाँ पर? पुअर में, मिडिल क्लास में। बट क्या आपने रिच लोगों में देखा है, अमीरों में देखा है कि कास्ट इतना मैटर करता है, लोग कास्ट के बाहर शादी नहीं करते? अमीरों में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो वो देखते हैं कास्ट। जब उनके पास इनकम हो जाती है तो इस कास्ट को छोड़ के पहुंच जाते हैं क्लास पे, हाई क्लास सोसाइटी। अब उनकी जो कास्ट है वो उनकी क्लास है। अब उन्हें शादी करने के लिए वो कास्ट नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि सामने वाला क्या, जितना इनकम हम अर्न कर रहे हैं उसी इनकम उतना ही वो अर्न कर रहा है। उस पर वो डिपेंड करता है क्लास। क्लियर? तो जो एरिस्टोक्रेसी थी पूरे यूरोप में वो हर जगह अलग अलग थी, सबके कल्चर अलग थे, लैंग्वेज अलग था, बट सेम क्या था? क्लास। ठीक है, रूलिंग क्लास। एंड किस तरीके की सिमिलैरिटी मैं बोल रहा हूं, जैसे भाई दोनों एक ही रीजन के, ठीक है, एक एरिस्टोक्रेसी का पर्सन है, कॉमन पीपल है, दोनों अपने बीच में कंपेयर करते हैं और कंपेरिजन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता कि भाई तुम तो गरीब हो, मेरे घर में देखो एसी लगा है, ये अमीरी है। तो वो क्या सोचेगा कि मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हो जिनके घर में एसी लगा होगा। मेरा घर सेकंड फ्लोर का है, थर्ड फ्लोर का है, तो वो वैसे ही लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहेगा जिनका घर वैसा हो। ठीक है, तो सेम जो वे ऑफ लाइफ था, उनके जीने का तरीका था, फूड जो वो खा रहे थे वो उनका चेंज हो गया, उनका कल्चर बदल गया क्लास की वजह से। They owned estates in the countryside and also town houses. अब वो जो थे एस्टेट्स ओन करते थे कंट्री साइड में। कंट्री साइड का मतलब शहर के बाहर। ठीक है, शहर के बाहर। और एस्टेट्स का मतलब होता है जमीन। ठीक है, एस्टेट्स का मतलब जमीन। तो उनके पास क्या था? शहर के बाहर जमीनें थी एंड ऑल्सो टाउन हाउस था। ठीक है, टाउन हाउसेस थे, मतलब शहरों में बढ़िया बढ़िया घर थे।
और सब के सब क्या बोलते थे, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेसी में जब मतलब आपस में दो अलग अलग देश के लोग मिलते हैं, कुछ डिस्कशन होता है तो वो किस लैंग्वेज में करते थे, फ्रेंच में। एंड ऑल्सो हाई सोसाइटी में भी फ्रेंच बोली जाती थी। हाई सोसाइटी में जैसे आजकल इंडिया में ये परसेप्शन है ना कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो हाई क्लास का है, और जिसे इंग्लिश नहीं आ रही है, उसको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, वो बेकार है, उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। बट रियलिटी तो ऐसी नहीं है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो भी वो नॉलेजेबल हो सकता है। सेम वे में हर एक लोगों को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए लोगों को दिखाना होता है ना कि मैं ऊपर हूं, तो कैसे दिखाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना लेकर आएंगे। देखो मेरा जो ये चश्मा है ना वो इंपोर्टेड है, दूसरे देश से मैंने मंगाया, इतना महंगा है, मुझे सुपीरियर दिखाना, कुछ दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं होगा, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होगा दिखाने के लिए, क्या दिखाएगा? जब किसी के पास कुछ भी नहीं होगा दिखाने के लिए, कुछ भी उसने अचीव ही नहीं किया, तो वो क्या दिखाएगा? देखो मैं बहुत ऊंची जाति में पैदा हुआ था, हमारे कास्ट की बात अलग है, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें थी। तो यहां पर भी फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज को एक हाई क्लास की लैंग्वेज कंसीडर किया जा रहा था। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। और जो इनकी फैमिलीज थी, एरिस्टोक्रेसी, अलग अलग कंट्रीज की, कुछ नहीं सेम है, कल्चर नहीं सेम है, एथनिसिटी नहीं सेम है, लेकिन वो फैमिलीज अब कनेक्टेड हैं शादी करके। भाई यहाँ का मिनिस्टर है, दूसरे देश का मिनिस्टर है, ठीक है भाई तुम्हारा बेटा मेरी बेटी शादी करा देते हैं, हो गया भाई, फैमिली रिलेशन बन गया, कोई कास्ट नहीं देखना है। जब लोगों के पास क्लास होती है तो वो कास्ट नहीं देखते, कल्चर नहीं देखते, अब क्लास ही उनका सब कुछ हो जाता है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। अब जिस एरिस्टोक्रेसी की हमने बात की, ये बहुत पावरफुल थी और न्यूमेरिकली बहुत छोटी थी, ठीक है, बहुत पावरफुल थी, बट नंबर्स में कम थी, कम ही लोग थे। और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी, पीजेंट्री, गरीबी, मजदूर किसान, यही लोग थे सबसे ज्यादा मेजोरिटी में, पीजेंट्स। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्ट यूरोप में, ठीक है, वेस्ट यूरोप मतलब यूरोप का मैप देखना और उसके वेस्टर्न साइड में देखना। वेस्ट यूरोप में जो ज्यादातर लैंड्स थी, बल्क ऑफ लैंड, वो कौन फार्म कर रहा था, टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। टेनेंट्स मतलब किराएदार, जो जमीन को किराए पे ले लेते हैं, कुछ पैसा देंगे, उसके बदले में वो उस पर खेती करते हैं और जो फसल होती है उनकी होती है। या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी जमीन नहीं, छोटी जमीन है और उस पर वो खेती कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा कहानी वेस्ट का। ईस्ट में क्या हो रहा था, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय सर्व्स। सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में जो बड़ी बड़ी जमीनें थी, वास्ट एस्टेट्स थे, उस पे कौन कल्टीवेशन कर रहा था? यहाँ पर इस तरीके से टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स नहीं थे, वहां पर बड़ी बड़ी जमीनें थी और बड़ी बड़ी जमीनों का ओनर कोई एक होता था, ठीक है। फ्यूडलिज्म पिछले वीडियो में बताया था। तो उस पर कौन कर रहा था कल्टीवेशन? सर्व्स। सर्व्स क्या है? ऐसे लोग, ऐसे पीजेंट्स जो उस जमीन के लिए सर्विस देते रहेंगे, भले वो जो ओनर है उस लैंड का वो चेंज हो जाए, ठीक है। ये सर्वडम हमने पढ़ा था। तो वही सर्व्स कहां पर, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कल्टीवेशन कर रहे थे। In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production of the market. वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में। अच्छा, अगर तुम्हें यूरोप में देखना हो सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया, डेवलप्ड पार्ट यूरोप का, तो वो है वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट यूरोप के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ था एंड ट्रेड का जो ग्रोथ था, उसका क्या मतलब था कि टाउन्स का ग्रोथ होगा, ठीक है, और एक नया कमर्शियल क्लास का राइज होगा। कमर्शियल क्लास प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए, whose existence was based on production for the market। कमर्शियल क्लास जो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। तैयार हुआ क्या मतलब है? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया
तो उसके बाद प्रोडक्ट्स बनना ज़्यादा तेज हो गए। तो प्रोडक्ट्स बनाने वाले एक कमर्शियल क्लास बने, और वो कब तक बने रहेंगे? जब तक उनको अच्छा मार्केट मिलेगा, तब तक उनके कॉमर्स के बिजनेसेस चलते रहेंगे। Industrialization began in England after 1750, but in France and parts of the German states, it occurred only during the 19th century. 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो गया 1750 में, बट जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम से कम 50 साल बाद इनके हुआ। इट इज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब आफ्टर 1801। इसके बाद पूरे यूरोप की कंट्रीज में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट 50 साल का एडवांटेज इंग्लैंड के पास ऑलरेडी था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, और इनकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया सोशल ग्रुप बन के आया, ठीक है, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था पहले ये समझ लो। पहले इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, फैक्ट्रीज नहीं होती थी, बट इंजन के जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, उसके बाद से प्रोडक्शन का पूरा जो हुलिया था वो बदल गया। अब बहुत वाइड स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था। अब प्रोडक्शन घरों में या हाथों से नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था मशीनों से, ठीक है, जिसकी वजह से वहां प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता था। उसके पहले प्रोडक्शन कैसे होता था? कोई भी अपने घर पे जो प्रोडक्शन कर रहा है वो वैसे ही करता रहता था। तो अब तुम कुछ चीज समझना, एक नया सोशल ग्रुप आया, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसके पहले कोई भी वर्किंग क्लास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में क्या क्या डिवीजन थे? एक डिवीजन था तुम्हारा पीजेंट्स, ठीक है, जिनका काम था कल्टीवेशन, खेती। अच्छा, अब बताओ, जब इंडस्ट्रीज नहीं है तो एग्रीकल्चर के अलावा क्या मेजर एक्टिविटी हो सकती है? अगर इंडस्ट्री है ही नहीं तो एग्रीकल्चर के बिना अलावा कोई मेजर एक्टिविटी बचती ही नहीं है, ठीक है। एक है सर्विसेज, ठीक है, सर्विस सेक्टर, बट सर्विस सेक्टर भी ज्यादा लोगों को जॉब्स नहीं दे पाता। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीजेंट्स, और बाकी लोग जो बच्चे खुचे हैं एरिस्टोक्रेसी हैं, नोबल्स हैं। तो एक वर्किंग क्लास का राइज हुआ, मतलब ऐसे लोग जो फैक्ट्री में लेबर का वर्क करेंगे। जो पीजेंट्स थे वो खेतों को छोड़ के कहां चले गए? इंडस्ट्रीज में चले गए काम करने। मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, और एक नया मिडिल क्लास बना। मतलब ऐसे लोग जो ना तो गरीब थे और ना ही अमीर थे, उन्हें कहते हैं मिडिल क्लासेस। जिसमें कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं जो कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो क्या है? मिडिल क्लास, ठीक है। और पुअर कौन है? जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा वो बहुत बड़ी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? एक मिडिल क्लास का राइज हुआ। एंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप था वो स्मॉलर था नंबर में। सोचो क्यों था ये नंबर में? क्यों था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि 1750 में इंग्लैंड में हुआ था, बट बाकी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में 19th सेंचुरी में ही हो पाया था ये सब, ठीक है। It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब इसके बाद क्या हुआ? ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज था जो ये हुआ। एक मिडिल क्लास आया, ठीक है। अब मिडिल क्लास के आने के बाद एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस का क्या सिग्निफिकेंस है? एक जो पुअर होता है, एक पीजेंट है, उसके पास ना तो वो एक अच्छा एजुकेशन ले सकता है, ठीक है, एजुकेशन लेना उसके लिए बड़ी बात है, चलो वो एजुकेशन ले भी लिया, बट उसके बाद कोई भी चीज करने के लिए हमें अपने दिमाग पे जोर देना पड़ता है। जैसे हमें कोई चीज बताई जाती है, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसे तुरंत मान लेते हैं। हम कष्ट नहीं करते, अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना चाहते कि सोचें।
सोचेंगे तो हो सकता है वो बात गलत निकल जाए, पर हम इतना लोड अपने दिमाग को नहीं देना चाहते। किसी ने कह दिया तो सोच समझ के ही कहा होगा, कुछ इतने सालों से चला आ रहा है तो सही ही होगा, इसमें क्या चेंज करना है। अगर राजा से इतनी ही प्रॉब्लम होती तो सब लोग कहते कोई कह ही नहीं रहा, मैं ही क्यों कहूं। होता जो सालों साल से चला आ रहा है, अगर किसी को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो सबसे बड़ी अपनी क्वालिटी खो देगा क्वेश्चन करने की। ठीक है, जो पूरा बेसिक आइडिया है सोशल साइंस पढ़ने का, वो बेसिक आइडिया ये है कि हम अपने यहाँ के सिटीजन्स को इतना अवेयर कर सकें कि वो एक काम करने में माहिर हो जाएं, क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, हर एक चीज पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, हमें सोचना, लॉजिकली सोचना। ये नहीं कि सालों साल से ऐसा कहा जा रहा था तो ऐसा होता हुआ आ रहा है। अगर इंडिया में इतने सालों से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, क्या उनका दिमाग इतना नहीं सोच पा रहा है कि हम किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहे हैं? अगर पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक भगवान ने बनाया है तो इसका मतलब अलग अलग रिलीजन के लोगों को भी बनाने वाला एक ही भगवान होगा, और जब सबको बनाने वाला एक ही है तो हम आपस में किस बात का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? पर यह बात सोचेगा कौन? सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और वो कोई यूज करना नहीं चाहता है। ठीक है, बट जब मिडिल क्लासेस आए तो उनके पास एक टाइम बचता था, लेजर टाइम कहते हैं, लेजर मतलब फ्री टाइम उनके पास बचता था। जो पीजेंट्स थे, अगर वो खाली भी होते थे तो उनका क्या मोटो था कि और अर्न करें, ठीक है, और ज्यादा पैसा कमाएं, और जितना ज्यादा हो सके, मतलब अभी भी जो पैसा वो कमा रहे हैं वो कम है, बट मिडिल क्लासेस अपने पैसे से सेटिस्फाइड है, और अगर जब अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हैं तो उनके पास अपने फ्री टाइम है शौक पूरे करने के। शौक पूरे करने के लिए क्या करेंगे? बुक्स पढ़ेंगे। उस टाइम तो इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं स्क्रॉल कर पाते थे, तो बुक्स पढ़ते थे और अलग अलग डाउट्स लेके आते थे, क्वेश्चन पूछते थे अपने ही आप से, और उसके बाद कुछ न कुछ नई चीजें निकल के आती थी। ठीक है, लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी। अब उनके यहाँ से आइडिया आया नेशनल यूनिटी का कि हम लोग एक देश बनाते हैं, और वो कब? पहले एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज जो है, जो मंत्रियों को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं मिनिस्टर्स को, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? एक नेशनल यूनिटी का आइडिया लाएंगे, और ये आइडिया धीरे धीरे क्या हुआ? पॉपुलर हो गया। ठीक है, इट गेन्ड पॉपुलैरिटी। अब हम आगे देखते हैं, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब तुम्हें अच्छा ये समझ में आया कि नेशनलिज्म बन कैसे रहा, बना यूरोप में नेशनलिज्म बनना समझ में आया। पहले हम देख रहे थे कि सभी लोग डिवाइडेड हैं, यूनिफाइड नहीं है, बट हमने देखा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नया मिडिल क्लास आया, उसके बाद नेशनलिज्म की एक फीलिंग आई, और वो अब चेंज होके आई। ठीक है, अब हम आते हैं लिबरल नेशनलिज्म कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब है। ठीक है, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी वर क्लोजली अलाइड टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। जो नेशनल यूनिटी की फीलिंग थी कि पूरा देश एक साथ होगा, वो कैसे आया? वो सारा आइडिया लिबरलिज्म से उठ के आया। लिबरलिज्म से बहुत ज्यादा मिलता जुलता आइडिया था। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है, लिबर से बना हुआ, जिसका मतलब होता है फ्री, तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब जो नई मिडिल क्लास बनी थी उसके लिए इसका मतलब था कि हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम, हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, हमारे पर्सनल फ्रीडम होते हैं ना, कि हमें किससे शादी करनी है, इसका अधिकार हमें मिलना चाहिए, हम अपना लाइफ पार्टनर तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और लॉ के सामने सब इक्वल हों। डिपेंड नहीं करता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या खुद प्राइम मिनिस्टर है या कोई एक कॉमन सिटीजन है। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। ये मिडिल क्लास को रियलाइज हुआ और मिडिल क्लास इसके लिए खड़ा हुआ। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। पॉलिटिकली मतलब अब ये क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल एरेना में क्या हुआ, इसने जोर दिया क्या कि जो गवर्नमेंट है वो किस पे चलनी चाहिए? कंसेंट पे। कंसेंट मतलब इच्छा पे। जो गवर्नमेंट होगी वो सिटीजन्स की मर्जी से चलनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूटिस्ट नहीं होनी चाहिए, निरंकुश नहीं होनी चाहिए।
एंड लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। लिबरलिज्म का मतलब अब क्या है? ऑटोक्रेसी का खत्म। ऑटोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए, जो राजा अपने मन मर्जी रूल करता वो खत्म हो जाना चाहिए। क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो धर्म गुरु हैं, रिलीजियस प्रीचर्स हैं, उनको जो प्रिविलेज मिलती है कि भाई अगर मतलब तुम रिलीजियस प्रीचर हो, धर्म में बहुत बड़े हो, तो उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, वैसा व्यवहार किया जाएगा, वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो पार्लियामेंट से चलाई जाए। क्लियर? ठीक है, आगे देखो। 19th century liberals also stressed the inviolability of the private property। जो 19th century के लिबरल्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो तो होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम हटा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर हमें कंट्री कोई भी ऑपरेट करना है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाए बिना ये काम नहीं हो सकता। सॉरी, हटा के काम हो ही नहीं पाएगा, हटाना ही मुश्किल है। बट स्टिल yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। हमने equality before the law की बात कर ली, बहुत की, बड़ा अच्छा लगा सुन के, बट इस equality का मतलब universal suffrage नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सबको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब कोई भी पर्सन जिसको हम एडल्ट कहते हैं, ठीक है, एडल्ट की डिफिनेशन वेरी कर सकती है, कभी कोई 21 प्लस कह सकता है, कोई 18 प्लस कह सकता है, 19 प्लस, अलग अलग रूल्स अपने हिसाब से बनाए जा सकते हैं। तो उनको सबको यूनिवर्सल सफरेज वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। फ्रांस में ये जो राइट दिया गया था सफरेज का, राइट टू वोट और टू गेट इलेक्टेड, इलेक्शन में खड़े होने का और इलेक्शन में वोट देने का, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया था? प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, ऐसे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी थी। मतलब एक तो विमेन नहीं और दूसरे ऐसे लोग नहीं जिनके पास जमीन नहीं है। Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage. जब जैकोबिन का रूल हुआ था फ्रांस में, उसी टाइम में एक ऐसा कुछ ही टाइम के लिए एक ऐसा कंडीशन बना था जब सभी आदमियों को, सभी मैन को क्या मिला था? वोटिंग राइट। ठीक। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minors subject to the authority of fathers and husbands. देखो, जब नेपोलियनिक कोड आया, ये हमने अभी तक बात की, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की बात की। अब जब नेपोलियनिक कोड आया, अगेन उसने क्या किया? जो मेन को वोटिंग राइट मिला था, सभी मेन को हमने देखा था जैकोबिन्स के टाइम में, वो हटा दिया गया और विमेन को एक माइनर के स्टेटस पे लाया गया। माइनर का मतलब जैसे आप लोग कोई बच्चा है 18 प्लस से कम, ठीक है, 18 साल से कम का है, तो उसको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, बात में समझ भी आती है क्योंकि अभी तक वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो अपने डिसीजन खुद ले ले। भले उस बच्चे को कितना भी लग रहा हो कि मैं अपने डिसीजन खुद ले लूँगा, मैं बहुत समझदार हूँ, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। बट नेपोलियनिक कोड ने क्या किया? जो विमेन थी उनको भी एक माइनर का स्टेटस दे दिया। अब जो विमेन है उनके डिसीजन या तो उनके फादर या तो उनके हस्बैंड्स लेंगे। ठीक है, मतलब जेंडर इक्वालिटी नहीं मिली। क्लियर है? ज्यादातर कंट्रीज में तुम देखोगे, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में विमेन को एक लोअर स्टेटस पे ही रखा गया है। एंड हार्डली कोई लोग हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और अब जब विमेन और बिना प्रॉपर्टी वाले मैन को वोटिंग राइट नहीं मिला तो उन लोगों ने क्या किया? अपोजिशन मूवमेंट्स स्टार्ट किए, आंदोलन चलाए, ताकि उनको भी एक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। जितना सबको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, हमें भी वही राइट्स मिलना चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर
अब हम इकोनॉमिक स्फीयर में आते हैं। इकोनॉमिक में क्या हुआ? लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मतलब जैसा मैंने बताया था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। कोई भी मार्केट में चाहे तो एंटर कर सकता है, कोई भी मार्केट से चाहे तो बाहर जा सकता है। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट है, एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे देश में भेजने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा रही है, वो रिस्ट्रिक्शंस भी ना रहे। यही तो है फ्रीडम, कोई भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। एंड दिस बिकेम अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। और मिडिल क्लासेस को अगर ग्रो करना है, मिडिल क्लासेस को अपनी कंडीशन अच्छी रखनी है, तो ये सारी फैसिलिटीज तो मिलनी चाहिए। तो मिडिल क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड बन गई। ठीक है, Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. नेपोलियन ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए, उसकी वजह से क्या हुआ, जो नेपोलियन के पास बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी, छोटे छोटे राजाओं के जो किंगडम्स थे, उनको नेपोलियन ने कब्जा कर लिया और एक कन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का। कन्फेडरेशन का मतलब एक यूनियन होता है। ठीक है, यूनियन वर्ड पे मत जाना, यूनियन का मतलब मिला जुला के। ठीक है, यूनियन अगर हम पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो यूनियन का मतलब बदल जाएगा। ईच ऑफ दीज possessed इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। और ये जितने भी 39 कन्फेडरेशन बने, सबकी अलग करेंसी थी, सबकी अलग वेट्स थे, सबके अलग मेजर्स थे। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. अगर कोई हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है, 1833 की बात हो रही है, तो उसको 11 कस्टम पोस्ट से बैरियर से जाना पड़ेगा और हर पे 5%। अगर उसने प्रोडक्ट बनाया 100 का, तो इसका मतलब 11 जगह 5% 55%, और 100 पे उसको 55% तो सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, 100 का प्रोडक्ट 55 वो टैक्स दे रहा है। ड्यूटीज वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और जो ये ड्यूटीज लगती थी, जो टैक्स लगते थे, किस पे लगते थे? उसके कितना वेट है या कितना मेजरमेंट है। अगर मेजर करने लायक है मीटर्स में तो मीटर मेजर कर लेंगे, अदरवाइज वेट्स में कर लेंगे। ठीक है, और अभी हमने ये भी देखा कि वेट और मेजर भी सेम नहीं है, तो ये एक अलग कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस। अब वहाँ जो कैलकुलेशन है टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है, पूछेंगे तो कह देंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एल, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्लॉथ का मेजर क्या था? एल। ठीक है, अब ये हर एक रीजन में इसकी लंबाई अलग ही होती थी। जैसे सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। अब ऐसी जो कंडीशन थी, जो नई कमर्शियल क्लास थी, कमर्शियल क्लास याद करो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है, तो ऐसी कमर्शियल क्लास उनके लिए एक ऑब्स्टेकल थी, एक प्रॉब्लम था। ठीक है, who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो वो क्या चाह रहे थे कि एक यूनिफाइड टेरिटरी बने, मतलब पूरा कंट्री एक हो जाए, और जिसमें ना तो पीपल के यहाँ से वहाँ जाने पे रोक लगी, ना गुड्स ले जाने पे, ना ही पैसा इधर उधर ले जाने पे। इन 1834 a customs union और जॉल्वरीन was formed। ठीक है, at the initiative of a Prussia and joined by most of the German states। 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बना, जिसका काम क्या था? इसको रिड्यूस करना, जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको रिड्यूस करना। ठीक है, किसने इनिशिएट किया था? प्रशिया ने, और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने उसे ज्वाइन किया था। उसका नाम था ज़ॉल्वरेन, याद रखना अच्छे से। अब ये जो यूनियन थी ज़ॉल्वरेन, दिस एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, इसने टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर दिया, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और इसने क्या किया? जो 30 से ज्यादा करेंसीज थी उनको कम करके सिर्फ 2 करेंसीज पे कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। जो रेलवे का नया नेटवर्क बना, उसने
मोबिलिटी को स्टिमुलेट किया, मतलब और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी। अगर अब प्रोडक्ट भेजना है तो रेलवे का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जिससे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था वो भी लोगों के फुलफिल हुए। लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, बेचे कहाँ, मार्केट कहाँ है, तो हाँ ना, रेलवे है, उससे हम सामान को दूसरी जगह भेज देंगे, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो वर्कड एज फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब एक प्रोडक्ट दूसरी जगह जाता है, अभी हमने देखा था पिछले, अभी हम बात कर रहे थे ना, कुछ कॉमन नहीं है, बट अगर अब प्रोडक्ट कॉमन है तो एक यूनिटी की फीलिंग तो आनी ही थी। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। और ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो राइज हुआ, जिससे सबके इंटरेस्ट फुलफिल होते थे। जितनी बड़ी टेरिटरी होगी उतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। इसकी वजह से नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट था और ग्रो किया। क्लियर। नाउ वी विल लुक एट अ सोर्स, एक हिस्टोरिकल सोर्स है, ठीक है। वेट, थोड़ा सा ब्लर है, क्यों? चलो देखो, इकोनॉमिस्ट्स बिगेन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इन सबको एक नेशनल इकोनॉमी की तरह देखना स्टार्ट कर दिया, पूरे यूरोप को। They talked of how the nation could develop and what economic measures could help forge this nation together। उन्होंने देखा कि इससे कैसे नेशन डेवलप हो सकता है और कैसे ये पूरे नेशन को एक साथ कर सकता है। फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगेन इन जर्मनी, रोट इन 1834। एक प्रोफेसर लिखते हैं, द एम ऑफ द जोल्वरिन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। जोल्वरिन का जो एम है वो क्या करना है, जर्मनी को एक इकोनॉमिकली एक नेशन में बाइंड करना, बांधना है। इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मटेरियली एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाय स्टिमुलेटिंग द इंटरनल प्रोडक्टिविटी। और नेशन को ये कैसे स्ट्रेंथन करेगा, मटेरियली, ठीक है, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सटर्नली, जो इसके एक्सटर्नल इंटरेस्ट हैं, दूसरे देश से अगर वॉर हुई बट इकोनॉमिक रिलेशन है तो वॉर कई बार टल जाती है। और इंटरनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कई लोगों को जॉब मिलेगी। इस तरीके से बहुत सारे फायदे थे इसके। एंड इट ऑट टू अवेकन एंड राइज नेशनल सेंटिमेंट थ्रू अ फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट्स। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट अ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनली मीन्स टू इंजेंडर नेशनल फीलिंग। और जैसे जैसे ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन होगा उससे जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो और अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी इस चैनल पे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।